सो हम अगली क्लास पे कंसंट्रेट करते हैं। आप लोग शांति से पढ़ते रहिए, चुपचाप एकांत मन से आराम से अपना सिलेबस कवर करते रहिए, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर बुक्स कौन सी फॉलो करें, तो मैं एक बार बता देता हूँ उनको कि मैं जनरली कौन सी बुक्स तुम्हारे लिए कौन सी फॉलो कर रहा हूँ वो दिखा देता हूँ मैं, है ना। तो एक सेकंड रुको ना। देखो, एक तो ये बुक है आपकी कंसेप्ट्स ऑफ एच वर्मा, अभी जानते होंगे इसको, है ना। और दूसरी बुक है ये RBD, दिख रही है, आई होप दिख रही होगी, मैकेनिक्स की DC पांडे की बुक्स, है ना। मेरा मोस्ट ऑफ द कंटेंट इन्हीं बुक्स से रहता है। आप सवाल करना चाहें, कंसेप्चुअल सवाल करना चाहें तो इन बुक्स को फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें और रिलीजियसली सोल्व करें। एच वर्मा, DC पांडे को कंसेप्चुअल एग्जाम्पल्स के लिए अपनी प्रैक्टिस बेहतर करने के लिए सोल्व करते रहें, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द मेरा 90% 80% कंटेंट इन्हीं बुक्स से निकाला हुआ है, और कुछ और भी मटेरियल्स हैं, तो आप लोग रिलीजियसली फॉलो कीजिए एंड बहुत ही अच्छा आपको कंसेप्ट समझ में आने लगेगा इन बुक्स की मदद। अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। जितनी अच्छी किताबें पढ़ोगे उतने अच्छे और बेहतर होते जाओगे, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके कुछ सवाल करने हैं हमें। तो देखो बेटा, हाँ, हमारा पहला सवाल है, इन्होंने दे रखा है बेटा पहला सवाल, देखिए एक सेकंड मैं बुक्स अरेंज कर देता हूँ। हाँ, पहला सवाल है सिलेंडर, सिलेंडर है बेटा पहला सवाल, ठीक है। एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का लेंथ है L, ठीक बेटा। और बीचों बीच एक एक्सिस है सिलेंडर के, जो इधर से L/2 दूरी पे है और इधर से भी L/2 दूरी पे है, सही है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच, ठीक। हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर है बेटा, सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है और रेडियस बेटा इसकी है r, रेडियस कितनी है r, ठीक ना। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस से पूछा तो है हमें क्या करना चाहिए। तुम कहोगे सर x डिस्टेंस दूर जाऊंगा, एक सेकंड मार्कर दूसरा ले लेता हूँ और एक कट लगाऊंगा, ठीक। x प्लस dx दूरी पे जाऊंगा, एक और कट लगाऊंगा, तो ऐसे क्या एलिमेंट निकल के आएगा बेटा। मेरे बच्चे बोल रहे होंगे सर डिस्क निकल के आएगी, तो यहाँ से x दूरी पे एक डिस्क आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी, और उस डिस्क की विड्थ कितनी होगी बेटा, विड्थ होगी उस डिस्क की dx, कितनी विड्थ dx। इस dx विड्थ का मास होगा dm, सही है। और वो कितना होगा भाई, इसका मास किससे डिफाइन होगा, रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो dm क्या होगा, रो इंटू dv। रो कितना है, मास m, वॉल्यूम कितनी होती है सिलेंडर की, वॉल्यूम बेटा πr² L, HI तो L, R कैपिटल था तो कैपिटल R। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन, तुमने कहा सर वॉल्यूम इसका एरिया इसका रेडियस कितना होगा, अरे भैया R रेडियस की ही तो डिस्क आएगी, πr² इंटू इसकी विड्थ कितनी है dx, तुमने कहा m/L dx, दिस इज dm। सर क्यों निकाला आपने dm, भाई मेरे को पता है कि इस डिस्क की सेंटर से जो एक्सिस पास होगी अलोंग डायमीटर, या सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास के से जो एक्सिस पास होगी उसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट क्लास से पता है, और कितना होता है बेटा वो, मेरे हिसाब से उसका होता है मास इंटू r² अपॉन 4, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हाँ बिल्कुल है। क्यों छोटा सा बोल दिया सर आपने, क्योंकि इस सवाल के लिए ये एलिमेंट है, ठीक है। तो ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
तुमने कहा सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ध्यान है मुझे कि अगर किसी सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उससे कुछ दूरी पे, कितनी दूरी, एक्स, एक्स स्क्वायर, और कितना मास बेटा, डीएम मास, कितना मास, डीएम मास। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से दूरी इंटू मास, दूरी का स्क्वायर इंटू मास ऐड करता हूँ, तो मुझे इस एक्सिस के जो पैरेलल एक्सिस है, दिस एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। लेकिन ये छोटी सी डिस्क से निकाल रहे हो तो ये तो छोटा सा ही आएगा। अब मेरे को तो पूरा आई चाहिए था, इसका पूरा चाहिए था, तो मैंने कहा इंटीग्रेट कर दो बेटा। तुमने कहा सर कर देंगे। इधर तो हो जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद आई, इधर डीएम की वैल्यू पुट करो। तुमने कहा एम भार एल भार dx एक्स स्क्वेयर dx प्लस, तुमने कहा डी आई ऑफ सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास के अलोंग कितना है बेटा, डीएम आर स्क्वेयर बाई 4 भार। तुमने कहा सर आर स्क्वेयर बाई 4 डीएम का इंटीग्रेशन एम प्लस एम बाई एल एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन। सर कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक्स का इंटीग्रेशन मेरे बच्चे बोल रहे होंगे या तो 0 से एल बाई 2 करो और सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इधर भी होगा, या मेरा समझदार बच्चा कह रहा होगा माइनस एल बाई 2 से प्लस एल बाई 2 कर दो। सर मैंने कहा कर दो भाई, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब बाई 3 का अपर लिमिट पुट करोगे बेटा कितना आएगा, एल क्यूब बाई 2 का क्यूब 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस एल बाई 2 और उसका क्यूब, तो फिर से आएगा माइनस एल क्यूब बाई 8 इंटू 3 और बाहर माइनस तो प्लस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। और ये क्या आया बेटा आपका नेट आई। तुमने कहा एम आर स्क्वेयर बाई 4 प्लस ये कितना आएगा बेटा 2 4 एम एल स्क्वेयर बाई 12, तो ये क्या हो जाएगा 12, ये कितना हो गया बेटा 3 एम आर स्क्वेयर, अच्छा चलो ठीक, इतना ही छोड़ दो बेटा, दिस इज द आंसर। भाई इधर तो आर रह गया ना, इधर एल है, ठीक है, तो दिस इज द आंसर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सिलेंडर। अब कोई मेरा बच्चा कह रहा होगा सर वो अगर मेरे से इस एक्सिस के अबाउट पूछता तो, मैंने कहा भाई देख तू एलिमेंट लेगा और फिर से ऐसे सोल्व होगा एलिमेंट के अबाउट, बस ये एक्सिस इतनी दूरी पे पैरेलल रहेगी, वो दूरी तू कुछ एक्स मान लेगा, तो क्या चेंज होगा, लिमिट्स चेंज होंगी बस, उसमें 0 से एल और इसमें माइनस एल बाई 2 से एल बाई 2, ठीक। तो सोल्व करो इसको, लिखो एक बार और देख लेना, ठीक है बेटा, चेक करो। ओके, अगला सवाल है बेटा, डस्टर करो बेटा, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट विद कैविटी, जिसके पास कैविटी हो। मैं बस थोड़ा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। देखो बेटा ये एक स्फीयर है और इसका सेंटर है O, और इस स्फीयर में ये इसकी कैविटी है। कैविटी समझते हैं मेरे बच्चे, और मेरे बच्चे कहेंगे सर यहाँ तो मास है और यहाँ नहीं है, दिस इज O। इसका रेडियस है बेटा R, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा R बाई 2, कितना हो जाएगा R बाई 2, कितना हो जाएगा बेटा R बाई 2। सवाल कह रहा है कि शायद हाँ इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। इसकी डेंसिटी रो है, वो मान लिया मैंने, चलो ऐसे चलो। मेरे बच्चे कहेंगे कि सर इसको ना आपने ऐसे समझाया है, सेंटर ऑफ मास में समझाया था बेटा कि पूरा स्फीयर ठीक, उसमें मैं जोड़ दूं एक R बाई 2 का स्फीयर, इसका रेडियस R, इसका R बाई 2 का स्फीयर, और इसका मास ना उतना हो जितना इसका है, बस ऑपोजिट सेंस का हो मैथमेटिकली, क्योंकि ये खाली जगह है बेटा।
तो अगर इस पूरे की डेंसिटी रो है तो इसकी माइनस रो, तो अगर इसकी डेंसिटी रो है तो इसकी डेंसिटी अगर माइनस रो रही r/2 रेडियस में और इसका रेडियस r, जैसे ये इसके ऊपर आएगा बेटा यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो जाएगी। मैथमेटिकली हम माइनस को बता रहे हैं बस, ठीक है। तुमने कहा सर क्या लिखना था, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। हाँ बिल्कुल, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने सोल्व कर रखा है सर ये तो सॉलिड स्फीयर हो गया, ये भी एक सॉलिड स्फीयर हो गया, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी माइनस रो है। सर इसका मास क्या होगा, लेट से m मास, वो होगा रो इंटू इसकी वॉल्यूम। इसका मास लेट से m डैश होगा और वो होगा रो माइनस रो इंटू इसकी वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम भी v डैश कुछ मिलेगी, सही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है सर, इसका तो होगा 2/5 mr², मेरे हिसाब से ये होता है। और इसका भी कितना होगा, ये है तो स्फीयर ही है, कौन सी एक्सिस ढूंढ रहे हो आप, ये वाली। दोनों एक्सिस का जोड़ देंगे तो इस ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा 2/5 m डैश, इसका r क्या है r/2 का स्क्वायर। बेटा रो क्या होती है वो यहाँ पुट कर लेना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी कितनी होगी वो यहाँ पुट कर देना, और ये डेंसिटी माइनस रो पुट कर देना। यहाँ पे मासेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू वी, रो माइनस रो इंटू वी, सही है, ठीक। वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दो 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r/2 का क्यूब, यू विल गेट द आंसर, सही है। मैंने बस एक ऐसे ही कंसेप्चुअल सवाल था तो मैंने बस समझाने की ट्राई की है कि अगर कभी कैविटी मिल जाए किसी सवाल में बेटा तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, अलग अलग लिख लो और जोड़ दो बस। ये माइनस रो यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है इसको हमने बहुत अच्छे से सेंटर ऑफ मास में डिस्कस कर रखा है। और अगर ऐसा कोई सवाल मिल जाए तो आप बस इतनी मैथमेटिक्स लगा देना, सही है। ये रो, इसकी रो थी, इसकी माइनस रो है, ये तो एज इट इज रहेगी। वॉल्यूम इसकी 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 4/3 पाई r/2 का क्यूब, ठीक है। तो वो वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। तो मेरा काम था सिर्फ आइडिया देना इस तरह के सवालों का, ठीक, बढ़िया है। एक और इन्होंने कह रखा है कि अगर मान लो इस एक्सिस के अबाउट पूछता तो तुमने कहा सर कौन सी बड़ी बात है इस एक्सिस के अबाउट, हम पहले इस एक्सिस का लिख लेंगे फिर इस एक्सिस का लिख लेंगे, और हमें पता है इस एक्सिस में इसकी दूरी जोड़ देंगे और इस एक्सिस में इसकी दूरी, इसके अबाउट भी तो ये एक्सिस निकालने के लिए बोल देगा तो इसके अबाउट भी ये एक्सिस। ध्यान सुनेंगे, जैसे इस ऑब्जेक्ट पे जिस पे कैविटी थी r/2 की, इस एक्सिस टेंजेंशियल टू दिस सरफेस एक्सिस दे दी हमें, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये एक्सिस है, इसका मेरे को पता है ना, प्लस mr², ठीक। इसका आ जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। इसका क्या होगा, ये एक्सिस मेरे को पता है प्लस mr/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। या तेरे को डायरेक्ट याद हो चुका है तो डायरेक्ट लिख देगा और दोनों को जोड़ देगा, बस इतना ही है, ठीक है। तो वेरिएशन सवाल में ऊपर नीचे दाएं बाएं होती रहती है, ठीक। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर के एक लास्ट टॉपिक और है बेटा, ठीक है। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस चैप्टर के हिस्से का हमने लगभग कवर कर लिया, ठीक। फिर आगे ये चैप्टर प्रोसीड करेगा और वो है रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है, देखो ध्यान से कि मान लो ये कोई बॉडी है और इसकी ये कोई एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मास लेट से m है, रिजिड है भाई, ठीक। इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट से I है, मान लिया हमने I है, कुछ तो आएगा भाई, सोल्व कर लेंगे। अगर मैं इस मास m जितना ही कोई और ऑब्जेक्ट लूँ, कैसा ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसकी वैल्यू कितनी हो मास की m, और एक कोई एक्सिस हो, और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, इसका, इस पॉइंट मास m का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट भी कितना आ जाए, जितना इस पूरी बॉडी का है, इस पूरी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट कितना है I। तो दोबारा इस पॉइंट मास m, ये मास कितना है जितना इस बॉडी का था, इस पॉइंट मास m से कोई एक एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आ गया जितना ये जो एक्सिस है जनरल एक्सिस, इसके अबाउट इस रिजिड बॉडी का था, तो I। तो ये जो दूरी है
इस दूरी को के से डिनोट करते हैं बेटा, और वो कितना होता है किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इंटू कितनी दूरी पे पड़ा उसका स्क्वायर। ये के जो आया आपका अंडर रूट आई बाई एम, इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। कुछ नया नहीं है, कुछ अलग बात भी नहीं है, जैसे सेंटर ऑफ मास वाली बातें चिपका देते थे ना, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये क्या है, ये सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आइडिया देता है। जैसे मैं फील कर रहा हूँ, तो अभी हमने लिया एक सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर से इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ये सभी को पता है। इसका मास m था, रेडियस r था। अब मैंने कहा कि मैंने इस मास m का ही एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया और उससे एक दूरी पे एक एक्सिस बनाई। अगर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही हुआ जितना इस एक्सिस का था, इस मास m के, कितना 2/5 mr², 2/5 mr², ठीक। तो ये जो दूरी है ये कितनी होगी, ठीक। मैं दोबारा बताता हूँ कि I कितना हो जाएगा बेटा, तुमने कहा m इंटू के स्क्वेयर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 2/5 mr², m के स्क्वेयर, m से m कैंसिल आउट, k की वैल्यू आई √2/5r। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं इस सॉलिड स्फीयर जितना मास m ले और उसको किसी एक्सिस से √2/5r दूरी पे रख दूं, तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही होगा, ठीक, क्लियर। दोबारा कि एक सॉलिड स्फीयर की एक एक्सिस का मेरे को नोन था, मैं एक पॉइंट मास m, सॉलिड स्फीयर की बजाय कोई पॉइंट मास है, उसका मास की वैल्यू उतनी है जितना इस स्फीयर की थी। इस पॉइंट मास m को अगर मैं √2/5r दूरी पे रख देता हूं, तो जिस एक्सिस से ये दूरी बन रही है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² ही होगा, एंड दिस दूरी इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन, नथिंग मोर और लेस देन दैट, सही। तो ये बस एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही आइडिया देता है, क्लियर है। तो ऐसा जस्ट एक छोटी सी बात थी और कुछ भी नहीं थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी एक्सिस के अबाउट किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता है आई है, स्मॉल m मास है उस बॉडी का, तो अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूँ जिसका मास उस बॉडी के बराबर ही रहता है, तो एक एक्सिस से k दूरी पे रखने पे अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आता है जितना इस एक्सिस का आता है, दैट k इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन। इस एग्जाम्पल में मैंने यही प्रूव किया है, ठीक है। तो तुम इसको बस थ्योरेटिकली यही है, बस इसमें लिखना चाहो तो क्या हिंदी लिख लेना बेटा इसकी, ठीक है, कि अगर किसी मास m को k दूरी पे रखते हैं तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आ जाए जितना किसी सॉलिड बॉडी का या होलो बॉडी का एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, तो दैट k इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है बेटा। चलिए, तो ये तो थी हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ बातें। अब इस चैप्टर में एक पोर्शन और खुलेगा, ठीक। ये शुरुआत में रोटेशन को पढ़ने के लिए हमने सिर्फ एक्सिस पे बातें की हैं और उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना सीखा, उसमें 2-3 चीज़ें सीखी हैं और ये हमने लास्ट 2-3 क्लास में डिस्कवर किया है। अब हमें क्या करना है, आगे का चैप्टर जिसका टॉपिक है टॉर्क, वो पढ़ना है, ठीक। तो अगली हेडिंग होगी बेटा टॉर्क, ठीक। अगली हेडिंग डाल लीजिए टॉर्क। इतने हिस्से के और सवाल करने हैं तो सर क्या करूँ मैंने बुक्स बता दी बेटा, आपके पास और कोई कोचिंग के मटेरियल्स हैं आप वो सोल्व कर लीजिए, कोई और बुक है वो सोल्व कर लीजिए, कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल लगा सकते हैं, जेईई और नीट के आराम से हो जाएंगे। कोई डाउट रहे आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। टॉर्क, अगला टॉपिक क्या है बेटा, टॉर्क। भाई टॉर्क क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। टॉर्क होता है रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जैसे ये पेन है, इस पेन पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, तो ये फोर्स लगाया उससे ये पेन रोटेट होने लगा, कहाँ के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, ऐसे घूमने लगा, सही है। तो फोर्स कैन चेंज शेप, साइज, ज्योमेट्री, क्लियर है। Force can change speed, velocity and all that. Force can change direction.
और इसमें फोर्स क्या कर रहा है, इसको बस एक रोटेटरी इफेक्ट दे रहा है, सही है। तो है तो ये इफेक्ट ही, बस उस इफेक्ट का नाम क्या दे दिया हमने बेटा, टॉर्क। जैसे दरवाजे बंद करते हैं खोलते हैं तो हम एक फोर्स लगाते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट हमारा दरवाज़ा सेट है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा दरवाज़ा खुलता है या बंद होता है। दैट इफेक्ट इज नोन एज टॉर्क, सही है, कि फोर्स लगाने से उसमें रोटेशन डेवलप हुआ और वो इफेक्ट टॉर्क कहलाता है। तो एक छोटी सी बात, जैसे 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 मान लो ये कोई स्क्रू है और मैं इसको खोलना चाहता हूँ ऐसे, तो मैं फोर्स लगाऊंगा ऐसे, और मान लो ये नहीं खुलता है भाई, जैसे ट्रक व्रक के टायर के स्क्रूज खोलते हो या बेंच का स्क्रू खोलते हो तुम, तो तुमने क्या लिया, वो ऐसे पाना लगाया और ऐसे घुमाया, खुल गया। इस एक्सिस को, इस पॉइंट को ऐसे घुमाना था हमें, तो हमने पाना लगाया। पाना लगाने से क्या हुआ बेटा, यहाँ से फोर्स लगाया और इसके अबाउट रोटेशन आ गया। यहाँ पे जब मैंने फोर्स लगाया वो नहीं खुल रहा था, मतलब रोटेशनल इफेक्ट या रोटेटरी इफेक्ट या टॉर्क सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने फोर्स लगा दिया, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने फोर्स कहाँ लगाया, ठीक। तो उतना ही अच्छा आपका रोटेटरी इफेक्ट आ सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन फोर्स as well as where force is applied. Clear? Where force is applied. फोर्स को लगाया कहाँ है इस बात पे भी डिपेंड करता है बेटा, ठीक। तो टॉर्क सिर्फ एक रोटेटरी इफेक्ट है फोर्स का, और इसके लिए कुछ तामझाम बढ़ाएंगे और उसको पढ़ेंगे बेटा, ठीक। तो चलिए पहला टॉपिक है इसके अंदर, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, ठीक। किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क, किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क मतलब सर ये तो एक्सिस है सर, बुक्स में जनरली बुक्स में एक्सिस से शुरुआत होती है, नहीं हम एक्सिस ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको इनगल्प करने के लिए, उस कंसेप्ट को तैयार करने के लिए हमें पॉइंट से गुजरना पड़ेगा और हम इसके अकॉर्डिंग थ्योरी तैयार करेंगे, ठीक। जैसे ये कोई रिजिड बॉडी है बेटा, ठीक। इस रिजिड बॉडी पे ये कोई पॉइंट है O, ठीक, और ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट था O और ये कोई पॉइंट था P, ठीक। इस P पॉइंट पे हमने कोई फोर्स लगा दिया इस तरफ F, कितना फोर्स लगा दिया बेटा F। तो इस पॉइंट O के अबाउट इसमें कोई रोटेशन आ सकता है, और वो रोटेशन कितना आएगा, वो रोटेटरी इफेक्ट कितना आएगा, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। टॉर्क को डिनोट करेंगे बेटा हम सिंबल टाउ से, इस सिंबल को क्या बोलते हैं बेटा, टाउ, सही है। और वो क्या होगा, ध्यान से सुनिए, ओ पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, पहले मैं बता देता हूँ, दिस पॉइंट P इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ठीक। एंड दिस पॉइंट O इज वेयर अबाउट विच, वेयर नहीं, अबाउट विच टॉर्क टू बी फाउंड, जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क पता करना है, ठीक। तो हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से देखेंगे कि इस O पॉइंट से एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, किस पॉइंट तक, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, दिस इज नोन एज आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तुमने अच्छे से पढ़ रखा बेटा, ओपी वेक्टर, आर वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। एंड ये पोजीशन वेक्टर में तुम्हें पता है डिफाइन करनी पड़ेगी तुम्हें, इसकी हेड कहाँ होगी और इसकी टेल कहाँ होगी। हेड होगी बेटा जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है वहाँ, और टेल होगी जिस पॉइंट के अबाउट उसका रोटेटरी इफेक्ट चेक करना है। जैसे स्क्रू में रोटेटरी इफेक्ट इस पॉइंट के अबाउट है, फोर्स यहाँ लगाया तो दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड दिस इज पॉइंट वेयर टॉर्क इज टू बी फाउंड। यहाँ फोर्स लगाया लेकिन टॉर्क रोटेटरी इफेक्ट यहाँ आया, सही है। तो हेड और टेल हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। तो मैं अगर इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूँ बेटा, तो ये वेक्टर यहाँ शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। इसको उठाया, पैरेलली शिफ्ट किया, पैरेलली शिफ्ट किया, टेल से टेल ज्वाइन हो गई, और टेल से टेल के बीच का ये एंगल क्या होता है बेटा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, उसको मैंने कह दिया थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। क्लियर है बेटा, यहाँ तक की नोटेशंस क्लियर है।
तो टॉर्क क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट, टॉर्क कैसे लिखा जाएगा, देखो टॉर्क लिखा जाएगा बेटा आर वेक्टर दैट इज पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ वेक्टर। आर क्या है पोजीशन वेक्टर, एफ क्या है फोर्स लग रहा है वो। दिस इज नोन एज टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। सर आर क्रॉस एफ आया, ठीक है, आर डॉट एफ क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने बेटा बहुत बार क्लासेस में ये चीज़ डिस्कस कर रखी है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज, जैसे तुम दरवाजे को फोर्स लगाते हो, अभी तुम क्लास का दरवाजा खोलोगे तो ऐसे खोलोगे या ऐसे खोलोगे, सही है, उसके अलोंग फोर्स लगा दोगे, इस एक्सिस के अबाउट खुलेगा दरवाजा, तो अगर आप इसके अलोंग ही लगा दोगे तो घूमेगा नहीं वो। तो कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस जिससे ये क्वांटिटी पूरी तरह से डिस्क्राइब हो जाए, और वो हमें कौन सी हेल्प कर रही थी, क्रॉस प्रोडक्ट हेल्प कर रही थी, इसलिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट बताया तुम्हें कि टॉर्क क्या होगा बेटा, पोजीशन वेक्टर क्रॉस फोर्स, और फोर्स कहाँ पे, जिस पॉइंट पे लगा है उस पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे फोर्स लगाने से इसके अबाउट जो रोटेटरी इफेक्ट आएगा वो कितना आएगा, आर क्रॉस एफ। और यहाँ से तुम बातें लिखवा सकते हो मेरे को, तुम कह सकते हो सर इसकी यूनिट होगी, ऑब्वियस क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर ही रहेगा, यूनिट रहेगा न्यूटन इंटू मीटर। तुम कहोगे सर डायमेंशन, हम लिख देंगे बेटा MLT-2 इंटू 2, सही है, बढ़िया। कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है सर, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, एक और बात, क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी रिजल्ट होता है बेटा, जो भी रिजल्ट होता है वो रिजल्ट, जैसे सी वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, ए के भी परपेंडिकुलर होता है बी के भी, इसका मतलब ये जो टॉर्क आएगा इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आर के भी परपेंडिकुलर होगी और एफ के भी परपेंडिकुलर होगी। किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करना है तो मैंने तुम्हें क्या बताया है, राइट हैंड को लेके जाओ किस वेक्टर की तरफ, जो आगे है आर वेक्टर की तरफ, और किधर कर्ल कर दो उंगलियां, जिधर एफ वेक्टर है, थंब आया अंदर, अंदर आया मतलब इनवर्ड्स, इनवर्ड्स को मेरे बच्चे कहेंगे सर ऐसे कह दो, या इनवर्ड्स को कह दो सर ऐसे, ऐसे का मतलब सर ये ऐसे रोटेटरी इफेक्ट आएगा, ऐसे घूमेगी ये बॉडी, ऐसे घुमाना चाहेगा ये फोर्स, इसी को कोई बच्चा मेरा कह सकता है सर क्लॉकवाइज। ठीक, अगर यही फोर्स इस तरफ होता बेटा, इस तरफ, इस तरफ, तो तुम कहते आर क्रॉस एफ, तुम्हारी तरफ आता फोर्स, तुम्हारी तरफ आता, या मैं बोल दूं ऐसे आता, सही है। तुम्हारी तरफ को कैसे डिनोट करते हैं हम, ऐसे आउटवर्ड्स, सही है, या कॉपी पे देखोगे तो अपवर्ड्स ऐसे। ठीक, इसी को मेरा कोई बच्चा एंटी क्लॉकवाइज भी बोल रहा होगा, और इन्हीं को मेरा बच्चा कह रहा होगा कि सर ऐसे वेक्टर तो एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। मैंने कहा बढ़िया है बेटा, बढ़िया है, एक्सियल वेक्टर है। ठीक, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ को हमने अभी तक इतना जाना है, अभी इसको और इलेबोरेटली सोल्व करेंगे, देखना ध्यान से सुन। देखो मैं थोड़ा सा और इसको एनालाइज करना चाह रहा हूँ, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। दिस इज पॉइंट ओ, दिस इज पॉइंट पी, ये हमने कोई फोर्स लगाया एफ, मेरे बच्चे कहेंगे सर दिस इज आर वेक्टर। अब कुछ चीज़ें मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ, जैसे इस लाइन को मैंने इधर प्रोड्यूस कर दिया और आगे कर दिया, कौन सी लाइन को, जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रहा है, इस लाइन को पीछे भी प्रोड्यूस कर दिया, आगे भी प्रोड्यूस कर दिया, और इस लाइन को मैंने नाम दिया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या नाम दिया बेटा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर, दिस पॉइंट पी इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोल दो, एक्शन ऑफ फोर्स बोल दो, ठीक है। एंड दिस थीटा एंगल इज बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। कोई बच्चा कहे कि सर इस पॉइंट ओ से अगर मैं यहाँ इस लाइन ऑफ एक्शन पे एक परपेंडिकुलर डाल दो बेटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये आर, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, मेरे हिसाब से आर साइन थीटा, और उसको मैं कह रहा हूँ आर परपेंडिकुलर। बस नाम दिया है, नाम दिया, ज़्यादा कुछ नहीं है। नाम कैसे दिया है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है और जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है उस पर जो परपेंडिकुलर डाली है उसको बस मैंने आर परपेंडिकुलर कहा है। इसको ज्योमेट्रिकली जो भी सोल्व करोगे, आर कोस थीटा है, आर साइन थीटा है, ये तो मैंने थीटा इसको मान लिया तो ये आ गया।
ठीक है। आर परपेंडिकुलर, इस आर परपेंडिकुलर को ही कहते हैं बेटा लीवर आर्म। क्या कहते हैं? लीवर आर्म। व्हाट इज लीवर आर्म? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से जो लाइन खींची गई है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, उन दोनों में जो परपेंडिकुलर दूरी है दैट इज नोन एज लीवर आर्म। खत्म बात। यहाँ से जो परपेंडिकुलर दूरी है दैट इज नोन एज लीवर आर्म। अब कोई मेरा बच्चा कहेगा कि सर आपने अभी अभी फोर्स का फॉर्मूला बताया, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ दैट इज आर क्रॉस एफ। अब मैं इसको तो ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड को तो आर एफ साइन थीटा, और एन कैप तो आपने सर बता ही रखा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आर एफ साइन थीटा एन कैप बनता है ना टॉर्क का वेक्टर। मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। कोई मेरा बच्चा कह रहा होगा सर थीटा अगर 0 हुआ तो टॉर्क कितना होगा? मैंने कहा 0 होगा बेटा, और कितना होगा? मतलब कोई रोटेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं, चेक करो चेक करो। थीटा 0 कब होगा? ये आर वेक्टर है बेटा, दिस इज आर वेक्टर। आर वेक्टर और एफ वेक्टर में एंगल 0 कब पॉसिबल है? जब ऐसे हो। सर इस आर वेक्टर के अलोंग ही फोर्स लग जाए। आर वेक्टर के अलोंग फोर्स लग गया तो बेटा क्या हो गया? थीटा 0 हो गया। थीटा 0 हो गया तो टॉर्क कितना है बेटा? 0। इधर भी होगा अगर फोर्स तो भी टॉर्क कितना आएगा? 0। 180 पे भी कितना आएगा बेटा? 0। तो इसीलिए तुम्हारा दरवाजा, जैसे ये तुम्हारी एक्सिस जिसके अबाउट दरवाजा घूमता है, तो तुम दरवाजे के अलोंग ऐसे फोर्स लगा दोगे तो खुलेगा नहीं वो। या तो ऐसे लगाते हो या ऐसे लगाते हो। जब थीटा 90 होगा तो मैक्सिमम टॉर्क भी आएगा, और मेरे हिसाब से तुम थीटा 90 पे फोर्स लगाते हो। तुमने कहा सर ठीक है, लेकिन आपने तो हमें ये भी सिखा रखा है कि इस टॉर्क को, इस बात को हम ऐसे नहीं लिख सकते, आर एफ परपेंडिकुलर। सर ये क्या लिख दिया? देखो देखो, हर चैप्टर में करते हैं हम ये बकवास। भाई दिस इज फोर्स का कोस थीटा एंड दिस इज फोर्स का साइन थीटा। ठीक है बेटा, ऐसे फोर्स के दो कंपोनेंट बनाए मैंने, सही है। दिस इज फोर्स का साइन थीटा। इस फोर्स के कोस थीटा को तो मैं बोल रहा हूँ बेटा एफ पैरेलल अलोंग आर वेक्टर, और इसको बोल रहा हूँ मैं बेटा एफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। ऑब्वियस है, ये आना भी है परपेंडिकुलर टू द आर वेक्टर। सही। आर इंटू एफ परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि सर टॉर्क का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, एंड जो फोर्स है उसका सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो उसको घुमाने में मदद कर रहा है। ये वाला तो क्या करेगा बेटा? इसको आगे ले जाएगा चीज़ को, या पीछे ला सकता है, इस तरफ आता तो कंपोनेंट, मतलब ये रिजिड बॉडी की शेप साइज ज्योमेट्री चेंज कर सकता है। और हम कहते हैं कि रिजिड बॉडी की चेंज नहीं होनी चाहिए, तभी वो रिजिड बॉडी है। तो हो सकता है ये कभी कभी 0 के लिए, मतलब ये इस तरह से हो जाए कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच 0 आ जाएगा। इससे मेरा बच्चा समझ गया कि सर रिजिड बॉडी को भी ऐसे, अगर मान लो मैंने एक्सपेंड कर दिया तो रिजिड नहीं रहेगी, कुछ और कंडीशंस तैयार होने लग जाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी को मेरा बच्चा कह रहा है सर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, आर साइन थीटा को एफ आर परपेंडिकुलर, एफ आर परपेंडिकुलर। व्हाट इज आर परपेंडिकुलर? मैंने थोड़ी देर पहले ही डिफाइन कर दिया तुम्हें। बढ़िया है। पूरा का पूरा फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड वो वैल्यू, आर की वो वैल्यू जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर दूरी पे है, पॉइंट हो गया। या तुम लीवर आर्म बोल दो बेटा, कोई सी भी बात यूज कर सकते हो। किसी भी बात से तुम्हारे इजीली सारे बातें पॉइंट ओ के अबाउट सोल्व हो जाएंगी। मैंने तो बस इसको अलग अलग तरीके से लिख के समझा के बताया है। ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, उसको आर एफ साइन थीटा बोलो, या आर एफ परपेंडिकुलर बोलो, या आर परपेंडिकुलर एफ बोलो। सारी बातों में मतलब समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और मेरे हिसाब से तुम्हें आ गया होगा। ठीक है बेटा, फिर भी देखते हैं, एक दो सवाल करते हैं और आगे चेक करते हैं कि क्या कहानी है। देखो, इन्हीं बातों पे एक आधा क्वेश्चन करते हैं ताकि तुम कन्विंस हो जाओ इस बात के लिए। हमें पढ़ना तो एक्सिस ही है बेटा, हम तो एक्सिस पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहला सवाल है इधर, क्या है सवाल? मैं सवाल लिख देता हूँ कि ये कोई रिजिड बॉडी है, ये कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम है ए, और बेटा इस पे 2,3,2 इज द कोऑर्डिनेट्स, और ये कोई पॉइंट है बी, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 4,6,1। ठीक। और यहाँ पे इस पॉइंट बी पे ऐसे एक फोर्स लगा दिया बेटा, और वो फोर्स कितना लगा दिया? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सर आप देख के लिख रहे हो? अरे बेटा सवाल याद कर दूँ क्या मैं?
सवाल रट दूँ, बढ़िया है भाई, मेरे से तो नहीं होते भाई, तुम कर सकते हो भाई, देख लो। न्यूटन, ठीक है। तो पहला सवाल है बेटा, टॉर्क अबाउट पॉइंट बी, टॉर्क अबाउट, सॉरी बी नहीं, अबाउट पॉइंट ए। एंड दूसरा सवाल है लेंथ ऑफ लीवर आर्म, लेंथ ऑफ लीवर आर्म, ठीक। ये फाइंड करने हैं बेटा, सुनो ध्यान से। सर टॉर्क क्या होगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट लिखना है तो आर क्रॉस एफ, यही होता है सर। इससे आसान बात क्या होगी सर, जिस पॉइंट के अबाउट लिखना होता है ना, उस पॉइंट से आर वेक्टर बनाओ, बढ़ा दिया बेटा, दिस इज योर आर वेक्टर, बढ़िया है सर। एंड इन दोनों के बीच का एंगल, सर अभी देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से सोल्व कर देंगे। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, मेरा बच्चा कह रहा होगा सर 4 - 2, 2 आई कैप, फिर मेरा बच्चा कह रहा होगा 6 - 3, 3 जे कैप, फिर मेरा बच्चा कह रहा होगा 1 - 2 - के कैप। दिस इज द आर वेक्टर। इसका क्रॉस करना है सर किसके साथ, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया है, क्रॉस प्रोडक्ट सर कैसे करूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख दे। मैंने तुम्हें सिखा रखा है भैया जी मैट्रिक्स सिस्टम, आप क्लासेस यूट्यूब पे पढ़िए, वहाँ से देख सकते हो, है ना। आई कैप जे कैप के कैप वेक्टर की 2 3 -1 एंड 1 2 -3। तुमने कहा सर कितना आएगा, मैंने कहा तुम बताओ भाई, 3 3 जब -9, माइनस माइनस प्लस 2 आई कैप, ठीक, आई कैप प्लस सॉरी माइनस जे कैप एंड व्हाट विल दिस 3 - 2 -6 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस के कैप एंड व्हाट विल बी दिस 2 2 4 -3 and this will be -7 i cap -6 minus plus 5 j cap प्लस के कैप। चेक कर लेना बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ऑब्वियस है ना। यूनिट क्या जाएगी, न्यूटन इनटू मीटर, बढ़िया है। दूसरा क्या पूछा है उसने, लेंथ ऑफ द लीवर आर्म। लेंथ ऑफ द लीवर आर्म अगर निकालनी है बेटा तो लेंथ कितनी आएगी चेक करते हैं। तुमने कहा सर वो टॉर्क होता है एफ आर परपेंडिकुलर एंड दिस आर परपेंडिकुलर इज लीवर आर्म। तुमने कहा लीवर आर्म क्या होगी बेटा, टॉर्क अपॉन, लेकिन सर ये तो मैग्नीट्यूड्स है। अरे भाई तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है मैग्नीट्यूड निकालना। तुमने कहा 7 का स्क्वायर 49 25 प्लस 75 50 प्लस 25 75 टॉर्क का मैग्नीट्यूड। तुमने कहा सर फोर्स का भी मैग्नीट्यूड चाहिए मेरे को, मैंने कहा ले बेटा 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना आया √14 एंड मेरे हिसाब से आर परपेंडिकुलर आया बेटा √75/14 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ लीवर। तो मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया पॉइंट ए के अबाउट या किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालने का हो गया होगा। एक और सवाल करते हैं, हम थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाए इस टॉपिक की, हम टॉपिक में एंटर कर पाए। एंट्री लेवल क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे। कोई पॉइंट है बेटा P और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,5, ठीक। और यहाँ पे फोर्स लगा दिया एक F। इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू है मेरे हिसाब से 20 न्यूटन एंड ये जो एंगल दे रखा है इन्होंने दिस इज 53 डिग्री बेटा। और एक ओरिजिन है, ऑब्वियस है एक ओरिजिन है, ओरिजिन के अबाउट इसका टॉर्क निकालना है बेटा। तो ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है, तुमने कहा सर अभी कर देंगे, आप टेंशन मत लो। एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, ऐसा कुछ सवाल है और हमें टॉर्क बताना है किसके लिए, अबाउट ओरिजिन। फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन, यू कैन राइट द क्वेश्चन, ठीक। अब देखो ध्यान से, तो सर कैसे निकालूं, मैंने कहा बेटा यही तो चीज़ सीखी है तुमने। टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ। व्हाट इज आर वेक्टर, सर जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट पे टेल रखो और जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है वहाँ पे वेक्टर बनाओ हेड लगा के। तो दिस इज आर वेक्टर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आर वेक्टर बेटा। तुमने कहा सर वैल्यू ऑफ दिस आर वेक्टर, मज़ा ही आ गया सर, 5 जे कैप। चेक कर लो
क्रॉस फोर्स। सर फोर्स को वेक्टरली लिखो, मेरे बच्चे कह रहे हैं कि सर परेशान मत हो, फोर्स का एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, कंपोनेंट्स लिखने हैं, हमारे भाई याद का खेल है सर। तुमने कहा 20 का कोस 53 आई थिंक 3/5 4 12, ठीक। एंड तुमने कहा 20 का साइन 53 या कोस 37, एक ही बात है। 4/5 तुमने कहा आई थिंक 16। तुमने कहा कि 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, बेटा वेरी गुड। मेरे बच्चे कह रहे हैं सर जे क्रॉस आई क्या आएगा, माइनस के कैप। मैंने कहा 60 माइनस के कैप, फिर प्लस जे क्रॉस जे क्या आएगा, अरे सर 0, माइनस 60 के कैप बोल दो या 60 माइनस के कैप, एक ही बात है। दिस इज द टॉर्क। सर के कैप माइनस का आया, देखो दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज तुम्हारी तरफ के कैप, एंड बेटा अंदर की तरफ माइनस के कैप। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे कह रहे हैं सर आर क्रॉस एफ आना भी अंदर ही था, बढ़िया है। अंदर बोल दूं, इनवर्ड्स बोल दूं या क्लॉकवाइज बोल दूं, एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। तुमने कहा सर नहीं नहीं नहीं, नहीं। इससे निकाल लूँ मैं आर एफ परपेंडिकुलर। मैंने कहा क्यों नहीं, लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन के लिए तो आर क्रॉस एफ कर लोगे तुमने कहा सर आर कितना है, मैंने कहा 5 है बेटा मैग्नीट्यूड। तुमने कहा फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर हो, तुमने कहा 12 है सर 60। बढ़िया भाई, तुम तो बहुत ही तोड़ू बच्चे हो भाई, 60 न्यूटन मीटर, बढ़िया, मज़ा आ गया सर। फिर तुमने कहा कि सर एक और फॉर्मूला था। मैंने कहा क्या था बेटा, मैं तो भूल गया, याद नहीं है ना मेरे को, है ना। टॉर्क एफ आर परपेंडिकुलर। तुमने कहा सर देखो ध्यान से, व्हाट इज आर परपेंडिकुलर, ये फोर्स वाली लाइन बेटा, इस फोर्स वाली लाइन को ऐसे प्रोड्यूस कर लो, दिस इज लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पॉइंट से बेटा क्या डाल दो, परपेंडिकुलर डाल दो, दिस इज आर परपेंडिकुलर। तुमने कहा गुरुजी 53 डिग्री, तो दिस इज 53 डिग्री, दिस इज 37, क्यों ये 90, ये 37, दिस इज 53। तुमने कहा ये आर है, आर का कोस 53 इज आर परपेंडिकुलर, आर का कोस 53 इज, मैंने कहा था ना आर परपेंडिकुलर नाम किसको दिया है, ये तो अपने आप आएगा वैल्यू पे, ज्योमेट्री सोल्व करेंगे। आर का कोस 53, आर कितना है 5, 5 का कोस 53, फोर्स कितना है, फोर्स तो सारा उसका मैग्नीट्यूड, सारा फोर्स 20, आर परपेंडिकुलर आर 5 कोस 53, मेरे हिसाब से 3/5, 60 न्यूटन मीटर इज द टॉर्क। सर इन दोनों में डायरेक्शन तो आई नहीं, मैंने कहा मैग्नीट्यूड है आर क्रॉस एफ इनवर्ड्स, बढ़िया है बेटा, बढ़िया है, सल्टा दिया हमने, चलो बढ़िया है। मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा फील आ गया होगा कि हम क्या सीख रहे हैं, बढ़िया है। एक छोटी सी बात कि अगर हमने वो चेक भी कर ली, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ दैट इज आर एफ साइन थीटा एन कैप। एन कैप कैसे निकालते हैं पता है, मैग्नीट्यूड लिखूँ तो आर एफ साइन थीटा लिख सकता हूँ मैं, आर एफ परपेंडिकुलर या एफ आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूँ मैं। और इस सारी बात में जो थीटा 0 डिग्री वाली बात है, उस बात को मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ तुम्हें। तुमने कहा सर ये पॉइंट ओ था, ये कोई पॉइंट पी था, इस पॉइंट के अबाउट कोई फोर्स एफ था, एंड दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, ये कोई बॉडी है। तुमने कहा कि सर थीटा 0 होने का मतलब फोर्स इस लाइन के अलोंग है या इस लाइन के मतलब 180 डिग्री हुआ तो इस तरफ होगा, ठीक है। थीटा अगर 0 होगा तो इस बात को मैं दूसरे तरीके से हिंदी में कैसे बोल सकता हूँ बेटा, कि जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, भाई जब फोर्स ऐसे होगा तो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऐसे होगी, सही है। लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर पास कर जाएगी उसी पॉइंट से, पॉइंट थ्रू विच टॉर्क टू बी फाउंड, टॉर्क टू बी फाउंड, सही है, देन टॉर्क इज 0। तो हमें क्या करना है, हमें देखनी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और उसी से पास करेगी सर वो तो थीटा 0 वाली तो अगर उसी से पास करेगी तो उसके अबाउट क्या आ रहा है, टॉर्क 0। बस एक नया सेंस बनाया इस बात का। हाँ, इस बात को ऐसे भी कह सकते हो सर, जब उसी से पास करेगी आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, 0, सही है, तो भी तुम डायरेक्ट कह सकते हो, ठीक है। तो मैंने बस एक नए तरीके से बोली है उस बात को, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट एक्सिस।
जो कि हमें पढ़ना था, हमने उसके लिए थोड़ी कहानी तैयार की है और हम उस कहानी के अकॉर्डिंग टॉर्क अबाउट एक्सिस पढ़ेंगे। देखो बेटा, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। बेटा बढ़िया है सर, ध्यान से सुनेंगे कि मान लो ये रिजिड बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट कहीं पे पॉइंट P पे एक फोर्स लग गया F, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ध्यान से सुनना प्लीज। मैं इस एक्सिस पे एक कोई पॉइंट ले लूंगा, कोई भी एक पॉइंट ले लूंगा, कोई एक, और पॉइंट के अबाउट टॉर्क मेरे को आता है बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, पॉइंट लिया इस एक्सिस पे जिसके अबाउट टॉर्क निकालना था, ठीक है, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा और जो वो टॉर्क आएगा उसका वो कंपोनेंट जो इस एक्सिस के पैरेलल हो, जो इस एक्सिस के कंपोनेंट पैरेलल टू एक्सिस अबाउट विच टॉर्क टू बी फाउंड, वो ही टॉर्क होगा इस एक्सिस के अबाउट। मैंने कहा टॉर्क अबाउट ए पॉइंट निकालो एंड देन उसका वो कंपोनेंट जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है उस पर एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लो एंड देन उसका वो कंपोनेंट जो इस एक्सिस के पैरेलल हो, दैट इज नोन एज टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, फिर से बता रहा हूँ बेटा, जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है उस एक्सिस पे कोई एक पॉइंट ले, उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो और उस टॉर्क का वो कंपोनेंट लो जो उस एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, कंसेप्ट यही है, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो, इसको लिख लेना बेटा अच्छे से, हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, सबसे पहले मैं केस ले रहा हूं कि लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एक्सिस, एक्सिस से पास कर जाए। देखेंगे ध्यान से, ये एक एक्सिस है और यहाँ पे कहीं कोई फोर्स लग रहा है पॉइंट P के अबाउट S, दिस इज द फोर्स, ठीक। मुझे इस एक्सिस के अबाउट, कौन सी एक्सिस है, ये बोर्ड का प्लेन है बेटा, इसी प्लेन में बॉडी है, इसी प्लेन में एक्सिस है, ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक। इस एक्सिस के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है। तो मैंने कहा कि बेटा कोई एक पॉइंट ले, मेरे बच्चे कहेंगे सर ऐसा पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये पॉइंट। तो उनका ये क्यों लिया, तुमने कहा सर देखो ये फोर्स है, ये एक्सिस है, इस पॉइंट से है तो ये फोर्स पास ही कर जाएगा, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा 0, क्योंकि लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द पॉइंट, टॉर्क 0, और 0 का इसके अलोंग कंपोनेंट 0 आएगा। तो सर इस एक्सिस के अबाउट तो टॉर्क 0 आएगा, सही कह दिया तुमने। लेकिन मेरा कोई बच्चा कह रहा है कि सर ये तो ऐसे बेईमानी हो गई हमारे साथ, आप कुछ और बताओ। मैंने कहा कि लेट से यहाँ कोई पॉइंट ले लो O डैश, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो। मैंने कहा निकाल लेते हैं। पहले यहाँ से क्या बनाओगे, आर वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया है मैंने बेटा आर, तो दिस इज आर वेक्टर, चलो पूरा लिख दिया। आर वेक्टर और फोर्स में कुछ एंगल थीटा बन गया बेटा, सही है। ध्यान से देखेंगे, तुमने कहा सर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आएगा आर क्रॉस एफ तुम्हारी तरफ, देखेंगे पॉइंट O डैश के अबाउट टॉर्क आएगा आर क्रॉस एफ तुम्हारी तरफ। कितना आएगा, आर क्रॉस एफ को सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा, तुम्हारी तरफ आया। सर ये तो नहीं है इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क, बिल्कुल नहीं है। इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या होगा, इस टॉर्क का जो O डैश के अबाउट आया है, या कोई भी पॉइंट जो हमने लिया था उसका अबाउट जो टॉर्क है, उसका वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग हो। एक्सिस के अलोंग तो सर ये लो, सर ये कितना रोटेट हो गया, 90 डिग्री, और किसी भी कंपोनेंट को 90 डिग्री पे रोटेट करते हो कंपोनेंट कितना आएगा, 0। तुमने कहा सर दोबारा आर क्रॉस एफ, इसका वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग हो। तुमने कहा अरे टॉर्क तो कितना आ गया
0, टॉर्क कितना आ गया 0। तो जब भी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्सिस को कट कर देगी, ये तो पॉइंट्स लिए फिर मैंने उसको रिजोल्व किया, लेकिन जब भी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्सिस को कट करके जा रही होगी, पास कर रही होगी उस एक्सिस में से, तो उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 ही आना है। मैंने 2 बार प्रूव कर दिया है। ठीक, चलो बढ़िया है। दूसरा केस लेता हूं सर मैं, दूसरा केस लो बेटा, दूसरा केस लो, शाबाश। तुमने कहा कि सर लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड जिस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है, एंड एक्सिस जिसके अबाउट मुझे निकालना है, अगर वो पैरेलल हुई तो क्या होगा, आर पैरेलल। तो क्या होगा सर, जैसे ये पॉइंट P और इस बार फोर्स लग गया इस तरफ मान लो, ठीक, तो एक्सिस भी ये, फोर्स भी ये, दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस। तो ध्यान सुनेंगे, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो ये होगी बेटा, तो ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। क्या लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस। मैंने क्या सीखा है, कोई भी एक पॉइंट लो, कोई भी तुम्हारी मर्जी का एक पॉइंट लो और उस पॉइंट से आर वेक्टर ड्रॉ करो और इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो। पहले तुमने कहा सर आर ऐसे और क्रॉस एफ, फिर से आया तुम्हारी तरफ, सही है बेटा, आर क्रॉस एफ और इसका वो कंपोनेंट जो एक्सिस के पैरेलल हो। तुमने कहा सर ये भी 0, सर कोई और पॉइंट ले लूँ, हाँ ये ले ले, यहाँ पे लेंगे तो आर आएगा इस तरफ, आर क्रॉस एफ तुम्हारी तरफ। सर कैसे हमारी तरफ, अरे आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, आर इधर है एफ इधर है, तो तुम्हारी तरफ ही आएगा आर क्रॉस एफ, थंब जिधर पॉइंट हुआ इसका वो कंपोनेंट जो एक्सिस के अलोंग हो। तो एक्सिस के अलोंग कितना है सर, ये तो 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा, तो इसके अबाउट भी टॉर्क कितना रहेगा, हमेशा 0। ये मैंने सिंप्लीफाई किया है, 2 एक्सिस ली, 2 केस लिए। पहली में एक्सिस के थ्रू पास कर रही थी हमारी लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और दूसरे में पैरेलल थी, दोनों के अबाउट टॉर्क आया ही नहीं, मतलब दोनों के अबाउट घूमेगी नहीं ऑब्जेक्ट, इस एक्सिस के अबाउट कोई रोटेशन नहीं आ रहा इन दोनों केस में। तो सर आएगा कब, मैंने कहा जल्दी आएगा बेटा, जल्दी आएगा। सर बताओ बताओ कब आएगा, मैंने कहा जल्दी ही आएगा बेटा, ध्यान से सुनेंगे। आर स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस क्या होती है सर, सर स्क्यू लाइंस वो होती है ना तो लाइंस पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग। पहले केस में इंटरसेक्टिंग थी, दूसरे केस में पैरेलल थी। सर ऐसी कौन सी लाइन है, ऐसे ऐसे बेटा, ये तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे इस तरह से, ये पैरेलल हो जाएंगे, और ये देखो ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये इंटरसेक्टिंग है, ये इधर है और ये इधर है, ना तो ये पैरेलल है ना ही ये इंटरसेक्टिंग है। ऐसे केस में क्या आएगा, ठीक है, इनको स्क्यू लाइंस बोलते हैं। जैसे ये एक एक्सिस है बेटा और ये कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट के अबाउट स्क्यू लाइंस की मैनर में फोर्स लग रहा है, तो तुम्हारी तरफ मान लो या अंदर की तरफ मान लो। मैंने कहा अंदर की तरफ मान लो भाई, ऐसे एक फोर्स लग रहा है F, तो ये तो एक्सिस है बेटा और फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, ऐसे अंदर, ठीक। इस फोर्स की वजह से इस एक्सिस के अबाउट चेक करो टॉर्क कितना आएगा। तो मैंने कहा कि एक तो इधर से एक परपेंडिकुलर डाल लो, पहले परपेंडिकुलर डाली, उसको मैंने नाम दे दिया आर परपेंडिकुलर। किससे डाली है बेटा, फोर्स जहाँ लग रहा है और जो एक्सिस जिसके अबाउट निकालना है। ये कोई पॉइंट ले लिया ओ, इस पॉइंट के अबाउट मेरे को टॉर्क निकालना है, पॉइंट के अबाउट निकालूंगा, कंपोनेंट ले लूँगा, कंसेप्ट तो वही है। तुमने कहा सर है इसको कर देंगे आर वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड हो गया आर, ये वेक्टर होगा किधर, इस तरफ, फोर्स किधर है, अंदर, भाई आर इधर है फोर्स अंदर है, आर इस प्लेन में है फोर्स अंदर है, आर और एफ में एंगल कितना होगा, तुमने कहा सर 90 डिग्री, चलो बढ़िया है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर, टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा आर एफ साइन थीटा एंड टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, ऐसे नोट कर देता हूँ मैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ कितना आएगा आर एफ, क्योंकि थीटा कितना है 90 डिग्री, आर और एफ के बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। अब तुमने कहा सर आएगा किधर, मैंने कहा देखो 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 आर और अंदर की तरफ उंगलियां कर की फोर्स आएगा, जो सॉरी टॉर्क आएगा इस तरफ, किधर आया बेटा, गौर से बताओ गौर से बताओ, टॉर्क आया इस तरफ, टॉर्क अबाउट ओ, आर क्रॉस एफ इस तरफ, ध्यान सुनना। चलो ये एक्सिस थी, ये आर परपेंडिकुलर वाली लाइन, ये इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, सही है। इस एंगल को मैं कह देता हूँ आर और इस एक्सिस, इस आर परपेंडिकुलर के बीच के एंगल को मैंने थीटा नाम दिया, ठीक है। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 है 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब तुम बताओ
ये रेड लाइन और ये रेड लाइन, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल, ये और ये, तभी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली थी मैंने पहले, तो इसको आगे एलिब्रेट किया, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। और मेरे बच्चे कहेंगे सर ये तो आर वेक्टर है इस तरफ और इस तरफ फोर्स था अंदर, तो टॉर्क का इधर, और टॉर्क होगा वो फोर्स के परपेंडिकुलर होगा और आर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो मेरे बच्चे कहेंगे ये एंगल भी कितना है बेटा 90 डिग्री, और फिर मेरे बच्चे कहेंगे ये पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा बेटा थीटा। क्यों इतना ताम झाम किया ज्योमेट्री का? इसलिए किया बेटा क्योंकि तुम्हें पता है टॉर्क अबाउट पॉइंट हो तो तुमने निकाल लिया, लेकिन तुम्हें चाहिए इस ओ का वो कंपोनेंट जो इस एक्सिस के पैरेलल हो। मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ की और उसके अबाउट एंगल ढूंढा, इसको थीटा माना, तो इसे भी कितना है थीटा। कोई बच्चा डायरेक्ट भी कह सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। आर क्रॉस एफ जिस टॉर्क अबाउट पॉइंट हो और इसका वो कंपोनेंट जो इधर हो। सर टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना होगा? टॉर्क अबाउट एक्सिस होगा बेटा टॉर्क अबाउट ओ का वो कंपोनेंट जो इसके पैरेलल होगा, तो इस लाइन के अलॉन्ग तभी तो पैरेलल होंगी। तो तुमने कहा कि टॉर्क का कोस कंपोनेंट, और तुमने कहा ये तो आर एफ है और ये हो गया कोस थीटा। टॉर्क अबाउट एक्सिस कितना है बेटा आर एफ कोस थीटा। व्हाट इज थीटा बेटा? ध्यान से देखो थीटा क्या है। थीटा है आर वेक्टर और परपेंडिकुलर लेंथ जो मैंने ड्रॉ की थी उसके बीच का एंगल। तो कोई मेरा बच्चा इसको कह सकता है आर एफ परपेंडिकुलर कह सकता है या एफ आर परपेंडिकुलर कह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सिर्फ ध्यान दिलाना चाहता हूँ व्हाट इज आर परपेंडिकुलर पे। और व्हाट इज आर परपेंडिकुलर बेटा? जिस एक्सिस के अबाउट जो ये लाइन है, जिस लाइन के अबाउट फोर्स है, ये फोर्स, और ये क्या है एक्सिस, जिस लाइन का अबाउट नहीं जिसके परपेंडिकुलर फोर्स है, ये एक्सिस। फोर्स और एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी है उसको हमने आर परपेंडिकुलर का है। किसकी? फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट लग रहा है और एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर दूरी है, दैट इज नोन एज आर परपेंडिकुलर। तो आगे से अगर स्क्यू लाइंस मिले, भाई दो केस में तो जीरो आ रहा है टॉर्क, जब स्क्यू लाइंस मिलेंगी तो मैं देख लूंगा फोर्स कितना लग रहा है और जिस एक्सिस के अबाउट निकालना वो कितनी दूरी पे है परपेंडिकुलरली, दैट इज द आंसर। अगर ये आर है तो ये आर कोस थीटा हो गया, देख लो आर कोस थीटा इज आर परपेंडिकुलर। तो मैंने नाम पहले से वैसे अरेंज कर रखे थे, बस यही कंसेप्ट है। तुम्हारे जितने सवाल हैं सारे इन तीन केसेस को, तीन बातों को उठा करके सोल्व हो सकते बेटा, हम करेंगे। और सुनो ध्यान से, मैं दोबारा बता देता हूँ कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस के लिए हमें क्या करना होगा, किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होगा, उसका वो कंपोनेंट उठाना होगा जो टॉर्क एक्सिस के पैरेलल होगा, सही है, उसी से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। इसलिए हमने टॉर्क अबाउट एन पॉइंट पढ़ा ताकि हम इसको इजी वे में समझ सके, और हमने बस वही कंसेप्ट लगाया, थोड़ी ज्योमेट्री लगाई, एंड हमारे पास रिजल्ट आए टॉर्क अबाउट एक्सिस आर एफ कोस थीटा। ये मैग्नीट्यूड है बेटा, सही मैग्नीट्यूड है। सर आर क्रॉस एफ कर दूँ? हाँ आर क्रॉस एफ कर दे। इसके अबाउट टॉर्क जिस तरफ फोर्स घुमाना चाहता है ना उस तरफ घुमा दो, ये सबसे बढ़िया है। तो तुमने कहा एफ आर परपेंडिकुलर, बढ़िया है सर। एफ आर परपेंडिकुलर में फोर्स पूरा जितना लग रहा है उससे परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस से, जिस एक्सिस के बाद निकालना है, दिस इज द टॉर्क। और मेरे हिसाब से बहुत रहेगा आज की क्लास के लिए, तो तुम इस कंसेप्ट को बार बार एक बार पढ़ना, नोट्स बनाना, अच्छे से रिवाइज करना, कोई डाउट रहे पूछना। अगली क्लास में इसी कंसेप्ट के बेस के हम सवाल शुरू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। सो टिल देन प्रैक्टिस करो अच्छे से, चिल रह करके, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करो बस एकांत भाव से, ठीक है। चलिए बढ़िया।